माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोशिकीय वायु संचरण या ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन। यह वायुमंडल में वायु का एक कोशिकीय परिसंचरण होता है। कोशिकीय मतलब सेल के रूप में। हवा नीचे से ऊपर जाती है, फिर ऊपरी परिसंचरण मार्ग के द्वारा यह किसी निश्चित स्थान से नीचे उतरती है और फिर वहां से वो एक निश्चित दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये जो चक्रीय प्रवाह होता है हवा का, इसे ही हम कहते हैं कोशिकीय संचरण। तो ये जो होता है वो हमारे वायुमंडल में 3 प्रकार से होता है, जिसे हम कहते हैं त्रिकोशिकीय वायु संचरण या ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन। इसमें पहला जो होता है वो व्यापारिक पवन पेटी या सन्मार्गी पवन पेटी में होता है, जिसे हम सन्मार्गी पवन पेटी कोशिका या जिसे हम हेडली कोशिका भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो पछुआ पवनों की पेटी में होता है, जिसे पछुआ पवन पेटी कोशिका या फेरल कोशिका या फेरल सेल भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो ध्रुवी पवनों की पेटी में होता है, जिसे हम ध्रुवी पवन पेटी कोशिका या ध्रुवी कोशिका या पोलर सेल भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को पवनों की पेटियों के बारे में बताया है, तो उस बेसिस पर आप जानते हैं कि व्यापारिक पवन की पेटी कहाँ है और पछुआ हवाओं की पेटी कहाँ है, ध्रुवी हवाओं की पेटी कहाँ है। उन्हीं में ये कोशिकाएं बनती हैं। अब ये कैसे काम करती हैं, इसको ही हम आज समझेंगे। यहाँ देखिए, ये विषुवतीय निम्न वायुदाब या डोल्डन पेटी है। यहाँ से जो हवा ऊपर उठ रही है, देखिए दोनों गोलार्ध में जो हवा दोनों गोलार्ध में ऊपर की तरफ उठ रही है, वो क्या कर रही है, वो हाई प्रेशर बेल्ट के पास जा करके और नीचे उतर रही है। ठीक, तो नीचे उतरने के बाद हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये चल रही है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से ऊपर उठी, फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट यानी उच्च वायुदाब पेटी की तरफ बढ़ी और वहां से नीचे उतरी और फिर उसके बाद वो क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली या लो प्रेशर की तरफ यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चला करती हैं। ये मैंने बताया आपको। तो पूरा का पूरा एक चक्र ये प्रवाहित करते हुए बनाती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि यहाँ हेडली कोशिका है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है यह किस कोशिका का है, हेडली कोशिका का। यानी कि 5 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री के बीच में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री से और 30 डिग्री या 35 डिग्री के बीच में आपकी हेडली कोशिका पाई जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय भाग में, पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय भाग में हेडली कोशिका का विस्तार पाया जाता है। ठीक, और मध्य अक्षांशों में यानी कि 35 डिग्री या 30 डिग्री से 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री के बीच में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम कहते हैं फेरल कोशिका। यह मध्य अक्षांश मिड लैटिट्यूड है। यहाँ पर ये देखिए, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी से हवा उठी, ठीक, और इधर से आपकी विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की भी हवा गई। ये दोनों हवाएं आकर के कहाँ उतर रही हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे उतर रही हैं। इसलिए यहाँ पर फेरल कोशिका का निर्माण हो रहा है। और जो तीसरी हमारी पेटी बनती है वो बनती है ध्रुवी कोशिका या पोलर सेल के रूप में। तो ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी से जो हवा ऊपर उठी है, ये जा करके ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड की वजह से नीचे बैठती है और वहां से फिर क्षैतिज रूप से यह लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है। आपको पता है कि जहां पर तापमान कम होगा वहां पर हाई प्रेशर पाया जाएगा और जहां पर तापमान उच्च होगा वहां पर लो प्रेशर पाया जाएगा। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। देखिए, हेडली कोशिका जो है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। हेडली कोशिका व्यापारिक पवनों की पेटी में पाई जाती है। व्यापारिक पवनों की पेटी यानी कि 5 डिग्री से लेकर के और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं दक्षिण अक्षांश दोनों गोलार्धों में यह 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाएगी। इसे हेडली कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि सन 1735 ईस्वी में हेडली महोदय ने इसे ढूंढा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जानने की एक जरूरी बात यह है कि इसे प्रत्यक्ष कोशिका या डायरेक्ट सेल भी कहते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कोशिका या डायरेक्ट सेल से मतलब यह होता है कि जहाँ टेम्परेचर सीधे रिलेट करे, यानी कि हेडली कोशिका या व्यापारिक पवनों की जो कोशिका है
इसको बनाने में टेम्परेचर का रोल होता है। जैसे कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से हवाएं ऊपर उठती हैं, तो हवाएं कैसे ऊपर उठी? वो गर्म हुई, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ से गर्म होकर के हवाएं ऊपर उठी। तो इस वजह से यहाँ से इसका शुरुआत, जो इसकी स्टार्टिंग हुई, जो शुरुआत हुआ, वो इस वजह से हुआ। इसीलिए इसे हम डायरेक्ट सेल या प्रत्यक्ष कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसे हेडली महोदय ने ढूंढा था 1735 में, इसलिए इसे हेडली कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसे प्रत्यक्ष कोशिका कहते हैं क्योंकि इसमें पवन धाराएं ऊष्म स्रोत से शीत स्रोत की तरफ चलती हैं, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडे क्षेत्रों की तरफ होता है, इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष कोशिका कहते हैं। ये सीधे सीधे टेम्परेचर से रिलेट करती है, इस वजह से भी इसे डायरेक्ट सेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हेडली कोशिका मैप में, ये विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, यहाँ 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो उष्णकटिबंध है, इसके बीच में दोनों गोलार्धों में आपकी पाई जाएगी क्या? ये हेडली कोशिका। यही है जो नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, 1। तो ये प्रथम परिसंचरण कोश है पृथ्वी पर हवाओं का, उसे हम कहते हैं हेडली कोशिका। ठीक है, दूसरी जो कोशिका है या दूसरी जो सेल है वो कहलाती है फेरल कोशिका या फेरल सेल। यह द्वितीय परिसंचरण कोशिका है, पहली हेडली सेल थी। इसे अप्रत्यक्ष कोशिका या इनडायरेक्ट सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से हवाएं ऊपर उठती हैं और आ करके यहाँ 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में नीचे उतरती हैं। उसके बाद क्षैतिज रूप से पछुआ पवन के रूप में ये चलने लगती हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो ये पूरा एक कोश बनाती हैं जिसे हम कहते हैं फेरल कोशिका। फेरल कोशिका अश्व अक्षांश यानी 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तो फेरल कोशिका के बनने का कारण क्या है? इसे हम अप्रत्यक्ष कोश क्यों कहते हैं? इस क्षेत्र को अप्रत्यक्ष कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे हेडली कोशिका में टेम्परेचर के कारण यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, फिर जा करके यहाँ पर नीचे उतरी, फिर क्षैतिज रूप से ऐसे चलने लगी, एक चक्र बन गया। लेकिन फेरल कोशिका में गत्यात्मक रूप से यानी गतिज ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जिसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। तो इस वजह से यहाँ कॉरियोलिस बल जो लगता है वो यहाँ ध्रुवीय भाग की तुलना में ज़्यादा होता है। यहाँ की पवनें ध्रुवों पर ज़्यादा ठंडी होती हैं, वो नीचे बैठती हैं, और यहाँ उपध्रुवीय निम्न वायु भार की पेटी इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ की पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में कम ठंडी होती हैं और इसलिए वो कम भारी होती हैं और ये ऊपर की तरफ ढकेल दी जाती हैं विक्षेपक बल या कॉरियोलिस बल के द्वारा। देखिए, कॉरियोलिस बल जो लगता है पृथ्वी पर, उसकी वजह से यहाँ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की हवाएं ऊपर की तरफ ढकेली जाती हैं और ये कम हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाती हैं और आकर के यहाँ उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब सब ट्रॉपिक्स पर नीचे उतरती हैं और उसके बाद यहाँ से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलने लगती हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में। फेरल के नियमानुसार ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं ऐसे उत्तरी गोलार्ध में। तो इसे हम कहते हैं फेरल कोशिका। और चूंकि इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, इस वजह से इसे हम अप्रत्यक्ष सेल या अप्रत्यक्ष कोशिका या इनडायरेक्ट सेल भी कहते हैं। फेरल कोशिका इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे डब्ल्यू फेरल महोदय ने सन 1856 में स्पष्ट किया था, ये इसके बारे में सबसे पहले बताया था, तो इसलिए इसे फेरल कोशिका हम कहते हैं। अब बात करते हैं हम ध्रुवीय कोशिका की। देखिए, यहाँ 60 से 65 डिग्री से उत्तर में और 60 से 65 डिग्री यहाँ दक्षिण में, दोनों गोलार्धों में ध्रुवों तक, यानी उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों तक जो कोशिका पाई जाती है ना, उसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल। तो पोलर सेल में क्या होता है कि जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से हवा उठती है ऊपर, वो चलने लगती है, यहाँ ऊपर उठी, यहाँ ऊपर उठने के बाद क्या होती है, हवा ठंडी हुई, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ठंडी हुई, यहाँ इसका क्या हुआ, जमावड़ा हुआ, तो यहाँ घनत्व तो ज़्यादा हो गया हवा का, यहाँ घनत्व तो कम हुआ क्योंकि यहाँ से हवा इधर की तरफ नीचे चल रही है क्षैतिज रूप से। तो इस वजह से ये हवा अब ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी उस हवा के स्थान को पूरा भरने के लिए। उसके बाद यहाँ ध्रुवों पर नीचे उतरी, ठंडे होने की वजह से ध्रुवों पर नीचे उतरी, उसके बाद फिर क्षैतिज रूप से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलने लगी। तो पूरा एक सेल बना, ये दोनों गोलार्धों में बना। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेम वही प्रक्रिया है।
तो दोनों गोलार्धों में ये जो सेल बना इसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल। तो यह तृतीय परिसंचरण कोशिका है, ठीक है। ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल तृतीय परिसंचरण कोशिका है और यह ताप प्रेरित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होता है कि ठंडी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ की हवाएं ठंडा होकर के और नीचे बैठती हैं और धरातल के पास एकदम चिपकी रहती हैं। इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर का जो बेल्ट होता है वो क्रिएट होता है। इसलिए यह जो कोशिका है पोलर सेल प्रत्यक्ष या डायरेक्ट सेल है, यानी प्रत्यक्ष कोशिका है। तो अब आप समझ गए कि पृथ्वी पर कुल 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं वायु परिसंचरण की, जिन्हें हम पहला हेडली सेल, और हेडली सेल या हेडली कोशिका जो है वो प्रत्यक्ष कोशिका है, और दूसरी है फेरल कोशिका। फेरल कोशिका या फेरल सेल जो है वो इनडायरेक्ट सेल है, और तीसरी है ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल, यह भी एक प्रत्यक्ष कोशिका है। तो कुल मिला के 2 प्रत्यक्ष कोशिका डायरेक्ट सेल हैं और एक जो है फेरल सेल वो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कोशिका है। अब एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ भूमध्य रेखा 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा, और ये नॉर्थ उत्तरी दिशा है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, और ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब एक सिंपल सी बात आप लोगों को तो पता ही होगी कि जो हमारा क्षोभ सीमा है यानी ट्रोपोपॉज है, उसकी जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत वृत्त पर ज़्यादा होती है, क्योंकि विषुवत वृत्त पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। इस वजह से क्षोभ सीमा को अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठा देती हैं। इसीलिए 8 से लेकर के और 15 किलोमीटर की ऊंचाई में इसका एक वेरिएशन पाया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की ट्रोपोपॉज की ऊंचाई यहाँ ध्रुवों के ट्रोपोपॉज की ऊंचाई से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए हेडली कोशिका यहाँ भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर उठी हैं, फिर उसके बाद यहाँ 30 डिग्री पर ऐसे नीचे की तरफ आ रही हैं, फिर ये क्षैतिज रूप से प्रवाहित होकर के यहाँ भूमध्य रेखा के पास आकर के फिर से ऊपर उठ जा रही है। तो एक जो सेल ये बन रहा है इसे हम कहते हैं हेडली कोशिका। ये दोनों गोलार्धों में बनेगा, इधर भी बनेगा, दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा, और ये उत्तरी गोलार्ध में तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए फेरल कोशिका। तो फेरल कोशिका में 30 डिग्री पर जो हवाएं नीचे उतर रही हैं, जो कि 60 डिग्री से ऊपर की तरफ उठ रही हैं, यानी कि जो उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी से ऊपर की तरफ हवाएं उठ रही हैं वो आकर के और उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर नीचे उतर रही हैं। उसके बाद ये क्षैतिज रूप से पछुआ पवनों के रूप में आगे बढ़ रही हैं और फिर ये ऊपर उठ रही हैं। तो एक पूरा सेल बन रहा है जिसे हम कहते हैं फेरल कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका आपको दिख रही होगी, यहाँ 60 से 65 डिग्री उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, फिर ये ध्रुवों पर जाकर के नीचे बैठी, उसके बाद फिर क्षैतिज रूप से ध्रुवीय हवाओं के रूप में ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चली और पूरा एक सेल यानी एक चक्र को उन्होंने यहाँ जन्म दिया। तो इसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण समझ में आया होगा। और यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर हमेशा क्षोभ सीमा की ऊंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ संवहनीय धाराएं, हवाओं की जो संवहनीय धाराएं हैं वो चला करती हैं, इस वजह से वो क्षोभ सीमा को ऊपर ढकेल देती हैं। जबकि ध्रुवों पर हवाएं ठंडे होने की वजह से भारी हो जाती हैं तो वो नीचे बैठती हैं। इस वजह से ध्रुवों पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई सबसे कम और भूमध्य रेखा पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको कोई भी समस्या होगी इसमें, आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या यहाँ पर भी आप कमेंट्स के द्वारा अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।